हमारा आज का टॉपिक है टाइप ऑफ एग्रेशन। टाइप ऑफ एग्रेशन में सबसे पहली टाइप कौन सी है एग्रेशन की? फिजिकल एग्रेशन और वर्बल एग्रेशन। फिजिकल एग्रेशन क्या होता है कि टारगेट होता है, टारगेट जो व्यक्ति होता है उसको नियत से शारीरिक क्षति पहुंचाने का काम किया जाता है। यानी कि जब हम इंटेंशनली किसी को ये करते हैं ना कि हमें उसको हार्म करना है फिजिकली, तो वो होता है फिजिकल एग्रेशन। जब एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को नियत से थप्पड़, चाकू, गोली आदि मारता है जिससे व्यक्ति बचना चाहता है, तो ये होता है फिजिकल एग्रेशन। फिर है वर्बल एग्रेशन। वर्बल एग्रेशन में एक व्यक्ति नियत से दूसरे व्यक्ति को अपमानित करता है या डराता है और दूसरा व्यक्ति इनसे बचना चाहता है। यानी कि जब हम बोलकर किसी को हार्म करते हैं तो वो होता है वर्बल एग्रेशन। सेकेंड पॉइंट है इमोशनल बेस्ड एग्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इमोशनल बेस्ड एग्रेशन कौन सा होता है? इसमें एक क्रोधित व्यक्ति नियत से दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से ऐसा नुकसान पहुंचाता है जिससे दूसरा व्यक्ति बचने की कोशिश करता है। और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कौन सा होता है? इसमें इसको और क्या बोलते हैं? इंसेंटिव बेस्ड एग्रेशन। इसमें आक्रामकता नियत से तो की जाती है लेकिन यह कार्य का लक्ष्य सेल्फ प्रोटेक्शन या कोई अन्य होता है। यानी कि देखो, अगर हम पे कोई वार करता है और हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन में कुछ ना कुछ करेंगे। वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। वह किसी ने रेनफोर्समेंट को प्राप्त करने के लिए टारगेट को नियत से ऐसा नुकसान पहुंचाना चाहता है जिससे टारगेट बचना चाहता है। थर्ड है एक्टिव एग्रेशन वर्सेस पैसिव एग्रेशन। जब एक व्यक्ति एक्टिव होकर नियत से टारगेट को ऐसी हानि पहुंचाता है जिससे वो बचना चाहता है तो वो होता है एक्टिव। और पैसिव कौन सा होता है? जब टारगेट व्यक्ति की सामान्य दिनचर्या में अवरोध यानी कि जो डेली रूटीन है उसमें अगर हम किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स को ये करते हैं कि मतलब उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो होता है पैसिव। अगला पॉइंट है डायरेक्ट एग्रेशन और इनडायरेक्ट एग्रेशन। जब आक्रमणकर्ता टारगेट पर सीधे ही आक्रमण करता है, यानी कि जब हम किसी मतलब कोई इंसान, कोई भी इंडिविजुअल है, वो सामने वाले इंडिविजुअल पर डायरेक्टली अटैक करता है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट एग्रेशन। और इनडायरेक्ट होता है तो हम किसी के थ्रू करें या फिर छुप छुपा कर जो इनडायरेक्ट अटैक करते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रेशन। इसमें हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है सिचुएशनल फैक्टर। और सिचुएशनल फैक्टर में सबसे पहला क्या है? फ्रस्ट्रेशन। पहले सिचुएशनल फैक्टर देखो क्या होता है। परिस्थिति में ऐसे कारक हो सकते हैं जो हमारा एग्रेसिव बिहेवियर होता है उसको ज़्यादा अराउज कर सकते हैं, यानी कि उकसा सकते हैं। इनमें क्या क्या है? सबसे पहले है फ्रस्ट्रेशन। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और यदि उसके उन लक्ष्योन्मुखी प्रयासों में हस्तक्षेप किया जाता है तो वह फ्रस्ट्रेटेड अनुभव करता है। देखो, जैसे कि कोई भी बच्चा किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है और कोई उसको बोलता है कि नहीं, तुझसे ना हो पाएगा, तू मत कर, ये मत कर, तेरे बस की बात नहीं है। और फिर वो बच्चा अगर मतलब या तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगता है। ये बात किसने बोली थी? डलोर्ड एट ऑल 1939 ने। जितनी अधिक फ्रस्ट्रेशन होती है उतना ज़्यादा हम एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। ये बात किसने बोली थी? वाइट एंड ग्रबर 1982 ने। जिस व्यक्ति को लक्ष्य के जितना पास होने पर फ्रस्ट्रेशन होती है ना, उतना ही वो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। यानी कि अगर देखो, फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो और ये है कि जैसे कई फेज़ में एग्ज़ाम होता है या फिर एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक है और उसको कोई ऐसे कहने लगे कि तू मत कर, तेरे से ना हो पाएगा, तेरे से नहीं होगा, तू मत कर। जितना एग्ज़ाम नज़दीक होगा उतना ही बच्चा उस बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा और उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी में वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा। ये बात किसने बोली थी? हैरिस 1974 ने। सेकेंड पॉइंट है अटैक। डायरेक्ट प्रोवोकेशन से आक्रामकता पैदा होती है। अनेक परिस्थितियों में वर्बल और जो फिजिकल अटैक होता है वो एग्रेसिव बिहेवियर को ज़्यादा बढ़ा देता है। वर्बल और फिजिकल अटैक हमें शरीर क्रियात्मक ढंग से अराउज करते हैं। एग्रेशन में आक्रामकता से क्रोध और क्रोध से
आक्रामकता अनुक्रिया पैदा होती है। यानी कि जब हम एग्रेसिव होते हैं तो हम गुस्सा करते हैं, और हम गुस्सा होते हैं तब भी हम जो हमारे बिहेवियर है वो एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। ये दो कारक इस अनुक्रम को परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, एट्रीब्यूशन फॉर द अटैक। यद्यपि अटैक आक्रामकता को उत्पन्न कर सकता है, तथापि हम बदले की अनुक्रिया को तब रोक सकते हैं जब हम ये प्रत्यक्षीकृत कर सकते हैं कि अटैकर द्वारा आक्रामकता हमें हानि पहुंचाने की नियत से नहीं की गई थी। जैसे झगड़ा हो जाता है कभी कभी, और बाई मिस्टेक हम किसी को हार्म कर देते हैं या हार्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसको ये समझाया जाए कि ये सिर्फ गुस्से में हो गया, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था या ऐसा कुछ करने का। तो किस चीज़ पे फोकस किया गया है, इंटेंशन पे, यानी कि इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, बस सिचुएशन ऐसी थी कि कंट्रोल नहीं हुआ, और ये मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी इंसिडेंट हो जाता है। जब हम आक्रामकता को अटैकर के नियत पर गुणारोपित करते हैं, तब हम उसके प्रति अधिक आक्रामकता प्रदर्शित करते हैं। ये बात किसने बोली थी, डाइकेंट्रोल 1978 ने। सेकेंड पॉइंट है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। हमारे सामाजिक मानक आक्रामकता के बदले में आक्रामकता क्या क्या देते हैं। यानी कि अगर कोई एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम एग्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्स देते हैं वो हम भी एग्रेसिव बिहेवियर करके दे सकते हैं। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी के मानक प्रोवोकेशन के अनुपात में ही बदले की आज्ञा देते हैं। यह दूसरी बात है कि हम गुस्से में आकर अपनी हानि को अधिक आकलित कर लेते हैं और अटैकर को अपनी हानि के अनुपात में अधिक हानि पहुंचा बैठते हैं, जिससे कि एग्रेशन के दौर में इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। समझे ये बात, यानी कि अगर हम कोई भी दो लोग हैं झगड़ा कर रहे हैं, और तो एक को लगता है कि मेरा नुकसान ज़्यादा हो गया, दूसरे को लगता है कि हमारा नुकसान ज़्यादा हो गया, इसी चीज़ के चलते वो दोनों एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा हार्म करने लगते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका मॉडलिंग। मॉडलिंग में देखो, वैसे ही बता देती हूँ इसको। मतलब मॉडलिंग में क्या होता है कि हर इंसान का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, चाहे वो इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे। हर इंसान किसी के जैसा बनने की कोशिश करता है, यानी कि कोई ना कोई हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जिसके जैसा वो हमेशा बनना चाहता है। तो जैसा जैसा वो बिहेव करता है, हर इंडिविजुअल मतलब जो जिसका वो रोल मॉडल है वो भी बिल्कुल उसके जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी सारी एक्टिविटीज़ उसको अच्छी लगेंगी और वो बिल्कुल उसी के तरह रिएक्ट करने लगेगा। अगर वो जो रोल मॉडल है वो अगर ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर का है तो उसको कॉपी करने वाला इंडिविजुअल भी एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, और अगर वो बिल्कुल शांत स्वभाव का है तो फिर उसका जो कॉपी करने वाला है, जो उसका फॉलोवर है, वो भी बिल्कुल ही काम लेगा। इसमें देखो, व्यवहारपरक मॉडल की उपस्थिति एक ऐसा परिस्थितिपरक कारक है जो आक्रामकता को उकसाता है। एग्रेसिव मॉडल ऐसी 3 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करते हैं। फर्स्ट है, मॉडल अपनी क्रियाओं के माध्यम से उन विशिष्ट आक्रामकता क्रियाओं को दर्शाते हैं जो दी हुई परिस्थिति में संभव होती हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये आक्रामकता के उचित होने के बाद में सूचनाएं प्रदान करते हैं। प्रेक्षक उनसे इस बात को जान लेते हैं कि ये क्रियाएं मानकीकरण से स्वीकृत थी या नहीं थी। थर्ड पॉइंट है, मॉडल प्रेक्षकों को आक्रामकता प्रदर्शित करने पर प्राप्त परिणामों की झलकें प्रदान करते हैं। प्रेक्षक उन एग्रेसिव बिहेवियर का अनुकरण करने लगते हैं जो पुरस्कार प्रदान करते हैं और दंडों का परिहार करते हैं। यानी कि अगर किसी को हम रेनफोर्समेंट देते हैं तो वो उस बिहेवियर को बार बार करेगा। एग्रेसिव मॉडल आक्रामकता को बढ़ाते हैं और अनएग्रेसिव मॉडल आक्रामकता को घटाते हैं। ये बात किसने बोली थी, बैरन एंड कैपनर 1970 ने। फोर्थ है डी इंडिविजुअलाइजेशन कंडीशंस। डी इंडिविजुअलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी की भावना का गायब हो जाना। कई बार परिस्थितिपरक दशाओं की वजह से एक व्यक्ति में सेल्फ अवेयरनेस कुछ समय के लिए कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। एनोनिमिटी, अनडिफरेंशिएटेड क्राउड या डार्कनेस और चेतना होता है हमारी जो कॉन्शियस स्टेट होती है में परिवर्तित
करने वाली अवस्था ऐसी दशाएं हैं जो डी इंडिविजुअलाइजेशन को उत्पन्न कर सकती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति अपराध, शर्म, भय की कम भावना अनुभव करता है। सेल्फ रेगुलेटरी की हमारी घटी हुई अक्षमता की वजह से हम उन व्यवहारों को कर बैठते हैं जिन्हें हम सामान्य दशाओं में प्रावरोधित करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि डी इंडिविजुअलाइजेशन एक एग्रेशन को बढ़ाता है। ये बात किसने बोली थी? डायनर 1980 ने, फेस्टिंगर 1952 ने और वॉटसन 1973 ने। इसमें क्या था कि मेडिसिन से रिलेटेड था। जैसे अगर कोई इंसान ज़्यादा दवाइयाँ लेता है ना, तो वो उसके अंदर ही ऐसा होता है कि वो ड्यू टू वो केमिकल्स की वजह से या फिर जो ड्रग्स की टेंडेंसी होती है उनकी वजह से वो ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग सकता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी ना जो इंसान दवाइयाँ लेता है वो बहुत चिड़चिड़ा सा होता है। मतलब अगर उसको कोई ठीक बात भी बोलो या फिर कुछ भी बोलो ना, तो वो ऑटोमेटिकली एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग जाता है। फिफ्थ पॉइंट है विजन ऑफ वेपन्स। वेपन होता है हथियार। वैसे ये बात तो सभी को पता होगी। लियोनार्ड बैटविस एंड एंटनी लिपेज 1967 ने अपने अध्ययन में ये बताया था कि जब एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति को हथियार दिखाए जाते हैं ना, तो उसके जो अटैक करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। अनेक साइकोलॉजिस्ट ने हथियार प्रभाव दर्शाने के लिए इन्होंने क्या किया कि हथियार रखे गए उनके पास और फिर देखा गया कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। टर्नर 1977 ने अपनी प्रयोगशाला तथा प्राकृतिक सेटिंग में इस तथ्य की पुष्टि करते हुए बताया कि हथियारों की उपस्थिति व्यक्ति में एग्रेशन तथा दंडों की भावना में वृद्धि कर देती है। अगर कोई इंसान एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है और उसके पास हथियार है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उन हथियारों का यूज़ करेगा, उन वेपन्स का यूज़ कर सकता है वो। सिक्स्थ पॉइंट है स्पेक्टेटर्स। रिचर्ड बर्डन 1975 ने अपने अध्ययनों में पाया कि एग्रेशन की मांग करने वाली परिस्थितियों में जो फीमेल होती है उसकी कंपैरिजन में जो मेल होता है वो एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा शो करता है। नर प्रयोजक प्राय ये विश्वास रखते हैं कि मादा दर्शकों की तुलना में नर दर्शक एग्रेसिव बिहेवियर को अधिक अनुमोदित करते हैं। मेल जो होते हैं ना वो ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। अगर फीमेल और मेल दोनों का कोई ऐसा होता है कि एक कंडीशन, कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों होते हैं आमने सामने किसी भी वजह से, तो वहाँ पे फीमेल ज़्यादा रिएक्ट करती है, एग्रेसिव बिहेवियर शो ज़्यादा करती है इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। सेकंड जो आगे का है फैक्टर है वो बाद में डिस्कस करेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।